हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है एमएसएमई लोन्स के लिए या किसी भी तरह के लोन्स के लिए हमारे को बैंक को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है। और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें किसी कंसल्टेंट को, किसी सीए को या किसी इंजीनियर को 30,000 टू 50,000 रुपीज देने होते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको 30 टू 50,000 रुपीज वर्थ करती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए अगर आप अभी ना देख रहे हो तो उसको सेव कर लीजिएगा, लेकिन टुकड़ों में मत देखिएगा, ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इन सब के लिए मैंने आज एक नोट्स बना रखे हैं क्योंकि बहुत लेंदी होने वाला है, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट का पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपकी कंपनी जो है वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या ट्रस्ट है या सोसाइटी है या ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी, जो कि पिछले साल से चली हुई है। इसके बाद आपको ब्रीफ देना होता है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, माइक्रो ब्रीफ टाइप्स कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है और वो इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है। फिर आपको ब्रीफ देना होता है प्रमोटर्स के बारे में, यानी कि उस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए डायरेक्टर्स या पार्टनर्स किस किस फील्ड से रिलेटेड हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका एक ब्रीफ देना होता है कि वो केपेबल हैं उस कंपनी को हैंडल करने के लिए। फिर आपको आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिटेल देनी होती है कि आप बैंक से एक्चुअली क्या फाइनेंशियल मदद चाहते हैं, कितनी मदद चाहते हैं और वो कितनी फीजेबल है। इसका सेकंड चैप्टर में अब हम डिटेल वर्जन में चले जाते हैं। पहला सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैनल होता है, चैप्टर होता है जिसमें मोटा मोटी आपके 2 से 3 पेजेस में कवर हो जाता है। सेकंड चैप्टर हैज द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की आपको पूरी डिटेल देनी होती है, पूरा बायोडाटा देना होता है विद द नेम, फादर नेम, देयर एज, देयर वर्क एक्सपीरियंस, देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, उनकी नेटवर्थ कितनी है, उनका बैकग्राउंड कितना है, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और उनको इस फील्ड में रिलेटिवली कितना एक्सपीरियंस हो गया है। सॉर्ट ऑफ a CV, a biodata, every detail of a promoter is required in that। वो जितनी डिटेल आप ज्यादा डालेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उस बैंक को असेसमेंट में आसानी होगी कि जिन बंदों के साथ बैंक इन्वॉल्व हो रहा है वो केपेबल है या नहीं है। इसका थर्ड चैप्टर होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि उस टेक्नोलॉजी में आप उस टेक्नोलॉजी का सोर्स क्या है, यानी कि वो जो है अगर आपने कोई नया प्लांट लगाया है, उस प्लांट के लिए अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना है या आपको कोई आइडिया लेना है या कैसे ऑपरेट होता है, वो कहाँ से लिया है, इज इट अ लेजिटिमेट सोर्स और इलीगल सोर्स। तो सोर्स पहले बताना होता है। फिर आपको बैकग्राउंड ऑफ द कोलैबोरेशन बताना होता है कि आप अगर किसी के साथ जो काम कर रहे हैं उस आइडिया के साथ या उस टेक्नोलॉजी के साथ आपकी कोलैबोरेशन क्या है। यानी कि मान के चलिएगा कि एक सॉफ्टवेयर है ऐसा जिसमें आपने आपके बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, आपने ले ली एक पायरेटेड कॉपी, तो वो सोर्स तो लेजिटिमेट हुआ नहीं और उस सोर्स के साथ आपका कोलैबोरेशन भी नहीं है, तो इट नलिफाइज द रीजन, यानी कि वो किसी काम का नहीं होगा। तो आपको कोलैबोरेशन बतानी होती है। फिर उस टेक्नोलॉजी की सूटेबिलिटी बतानी होती है कि आपके बिजनेस के लिए वो कितना सूट करता है। फिर उसकी रिलायबिलिटी बतानी पड़ती है। फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताना पड़ता है कि वो नेशनली इंटरनेशनली कितना एक्सेप्टेबल है। फिर आपको उसकी कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस दिखानी होती है कि वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास है कि नहीं है। फिर हमारे को उसका क्वालिटी बतानी होती है और इसके बाद हमारे को कुछ अलग से पॉइंट्स जो कहीं मिस हो जाएं या कुछ डिटेल्स ऐसी जो बैंक को जानना जरूरी है और आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है मार्केट। मार्केट की डिटेल्स फिर हमारे को देनी होती है कि ये इंडस्ट्री, यानी कि अगर आप कोई कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो वो कपड़े का व्यापार का पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ओवरऑल हमारे इसमें कितना कपड़ा व्यापार होता है और हम किस रिलेटिव सेक्टर में कितना अपना इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं और उसका कितना प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है। जो एक तरह से स्टडी आपने दी होगी, जो एक आइडिया आप बैंक को प्रेजेंट करना चाहेंगे, वो हमें देना होता है कि इसमें इतना मार्जिन है, इसीलिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, तभी मुझे प्रॉफिट होगा, तभी मैं बैंक के पैसे वापस दे पाऊंगा। उसके बाद आपको बताना होता है उसका मार्केट साइज, कि उसका मार्केट साइज कितना है, सो दैट ऐसा ना हो कि जैसे अभी कोविड के बाद हर कंपनी ही मास्क बनाने लग गई है और अगर आप मास्क बनाने के लिए लोन लेने के लिए चाहेंगे तो बैंक विल एनालाइज इट कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया है, कि हमारे पास 100 एप्लीकेशन में से 99 एप्लीकेशन सिर्फ मास्क बनाने की आ रही है, तो वो नहीं लेंगे। फिर उसके बाद होता है आपके ग्रोथ ट्रेंड्स, यानी कि जिस व्यापार को आप दिखाना चाहते हैं उसका ग्रोथ ट्रेंड दिखाना होता है कि ये व्यापार ऐसा है जो पिछले इतने टाइम से निरंतर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, इसका इतना स्कोप पेंडिंग है। फिर आप उसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दिखाना होता है कि इसमें
आपकी क्या यूएसपीज हैं, आपको ये बिजनेस किस तरह से फलेगा, आप ये बिजनेस के लिए किस तरह से बेहतर हो, आपको अपनी यूएसपीज बतानी है और आपको उसके अंदर अपने एंट्री बैरियर्स बताने हैं, यानी कि आपको वहां क्या दिक्कतें आ रही हैं ये जरूर बताइएगा, क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं तभी आप बैंक के पास आए हैं, यानी कि वो पैसा आपको चाहिए है। ऐसा ना हो कि आप ये बताएं कि हमारे पास तो सब कुछ है और हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो बैंक भी यही बोलेगा कि आप फाइल बंद कीजिए और ले जाइए। चलिए, इसके बाद आपको अपना टारगेट मार्केट बताना होता है कि कपड़ों का व्यापार मैंने करना है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतना चलता है, इसमें से मैंने दिल्ली टारगेट कर लिया है, दिल्ली में से मैंने गांधीनगर मार्केट टारगेट कर ली है, मैंने होलसेलर में वो जाना है, मेरा इस तरह से ऐसे ऐसे व्यापार चलने वाला, तो मार्केट साइज आपको कैप्चर करके बताना होता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हमारी जिस जगह पर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं उसकी लोकेशन कैसी है, क्या वो फीजिबल है जाने के लिए, कितनी हमारे रॉ मटेरियल जहां से लेना है वहां से कितनी दूरी पर है, और जहां पे हमारा रेडी माल होके जाना है वहां से कितनी दूरी पर है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारे को पावर ऑफ यूटिलिटीज वगैरह बतानी होती है कि उसमें कितनी हमारे को पावर चाहिए होगी, कितनी कितनी और चीजें हमारे को उसमें जरूरत होगी। हमारे को मैन पावर की डिटेल देनी होगी कि उसमें मैन पावर हमारे को कितनी चाहिए है। उसके बाद हमारे को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की डिटेल देनी होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप बताएं कि मैं एक कपड़ों का व्यापारी हूं और मैंने एक जो है अपनी लोकेशन ऐसी जगह ले ली है जहां पर ट्रक ही नहीं जा सकता, तो ट्रक ही नहीं जा सकता तो इसका मतलब आपकी कुछ एडिशनल कॉस्ट इनकर होने वाली है, वो आपके लिए एज अ बिजनेस डिटेल भी मैटर रखती है और बैंक के लिए तो स्पेशली मैटर रखती है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है। इसके अलावा आपको ये बताना होता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड है कि आपकी ओन्ड है, एंड देयर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। हम फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे को पूरा एक प्रोसेस का ना फ्लो चार्ट बनाना होता है। फ्लो चार्ट में कि हमारे को इस तरह के हम लोग मशीनरी लगाएंगे, कितनी मशीनरी की हमारे को जरूरत है अकॉर्डिंग टू आवर फ्लो चार्ट। यानी कि मैंने अगर कपड़े का व्यापारी हूं और मैंने बता दिया कि मुझे कितने टन माल बनाना है, तो उतने टन माल बनाने के लिए मुझे कितनी मशीनरी की जरूरत होगी और किस किस कैपेसिटी में जरूरत होगी, तो वो डिटेल मुझे पूरी देनी है कि फ्लो चार्ट में बताना होगा स्टार्टिंग टू एंड लेवल की पहले दिन में मैंने इतनी मशीनरी ली, इतना कपड़ा रॉ मटेरियल लिया, इतने उसके बाद मेरे को एक दिन में माल बनता है, ये मेरा हफ्ते भर में बनता है, ये मेरा महीने भर में बनता है, इसी अंदाजे से मैंने साल भर की फोरकास्टिंग की हुई है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसको बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको बार बार रिपीटेटिव लगें, लेकिन उनको ध्यान से रखिएगा कि ये रिपीटेटिव नहीं है, ये डिफरेंट चैप्टर्स में हमारे को जरूरी होते हैं डिटेल्स देनी। एक प्राइमरी डिटेल कहीं जाती है और उसकी सेकेंडरी डिटेल कहीं जाती है। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको मैन पावर बताया, हो सकता है अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको उस मैन पावर की और डिटेल देनी पड़े, तो डिटेल्स पर इसका रेलेवेंस है। तो कमिंग बैक टू दी चैप्टर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी होती है बैलेंसिंग मशीन्स की, यानी कि अगर आपने कोई मशीन्स ली हुई हैं, अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं और आपने कोई 5 या 7 मशीन ली हुई हैं, एक मशीन उसमें से 100 प्रोडक्ट्स निकाल सकती है, दूसरी मशीन जो आपने ली हुई है वो 50 प्रोडक्ट निकाल सकती है, तो ये बैलेंसिंग नहीं है। इसका मतलब आपकी एक मशीन कम एफिशिएंट यूज होगी और एक मशीन दूसरे मशीन को कंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो वो बैलेंसिंग ऑफ मशीन्स हमारे को पूरा बताना होता है। फिर हमारे को बताना होता है उसमें नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे, यानी कि जो मैंने फोरकास्ट की है कि एक साल में मैं इतना माल कमा लूंगा और बैंक का लोन भी अदा कर लूंगा, अपना प्रॉफिट भी निकाल लूंगा, तो उसका मुझे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे के हिसाब से निकालना होगा। देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर एनम, ये एक तरह से पूरी ना सिर्फ कैलकुलेशन है कि मेरी फोरकास्टिंग के लिए कि मेरे कितना माल उसमें बनने वाला है और मैं कितनी कमाई उसमें करने वाला हूं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कॉस्ट पर लेकर। कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल और कंज्यूमर्स जो हमारे लेंगे उसमें अपने किसी प्रोडक्शन में, तो उसकी कोटेशंस हमने ली हुई है, कहां कहां से ली हुई है, वो कितनी रेलेवेंट है, हमने क्या 3-4 जगह से उसको लेके वेरीफाई किया हुआ है। उसको हमारे पास मैन पावर अगर रिक्वायर होगी तो वो मैन पावर अब एक्चुअली में क्या क्या होगी, कितने हमारे को वर्कर चाहिए, स्किल्ड लेबर होगी, अनस्किल्ड लेबर होगी, पियोन होगी, चाय वाला होगा, सुपरवाइजर होगा, ईच एंड एवरी डिटेल और उसकी वेजेस लिखते हुए, कॉस्टिंग दिखाते हुए कि इतनी तनख्वाहें हमारे को हर महीने देनी होंगी। इसके बाद हमारे को होगा लाइसेंसेस की, अगर आपने उस प्रोडक्शन यूनिट के लिए कुछ लाइसेंसेस वगैरह लेने हैं तो कितने आपने अटेंड कर दिए हैं, कितने अप्लाइड हैं और कितने अभी आपने लेने हैं, उन सब की कॉस्टिंग आपको डिटेल देनी होगी। इसके अलावा आपको और भी कोई डिस्क्लोजर अगर इस फील्ड से रिलेटेड है, आपके जो रॉ मटेरियल से कोई डिटेल पेंडिंग है तो वो भी आपको उसमें देनी होगी।
इसके बाद आती है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग यानी कि आपने पूरा उसमें किस किस तरह से आपने सारा ये डिटेल्स दी हुई है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग लगाई हुई है, किसी तरह से आपने फोरकास्टिंग की हुई है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बना के आपको देना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो डिटेल्स में देनी होगी, लैंड की, बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, कितनी कितनी उसकी कॉस्टिंग लगनी है। इसके बाद हमारे को अदर फिक्स्ड एसेट्स, इसके अलावा भी कुछ ऐसे सामान हमारे को चाहिए होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जिस तरह से कोई टैंकर हो गया है या किस तरह से पानी की टंकी हो गई है, जिस तरह की कुछ भी ऐसा जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे को जरूरत होती है, उनकी डिटेल हमारे को देनी होगी। इसके अलावा हमारे को देनी होती है इंटरेस्ट की डिटेल्स, यानी कि अगर बैंक मुझे आज कोई लोन दे देता है तो वो लोन देने से आज ही मेरी इनकम कोई स्टार्ट नहीं होने वाली है। उसके बाद जो मैंने कोटेशंस ली हुई है, मैं मशीनरी लेके आऊंगा, प्लांट लेके आऊंगा, रॉ मटेरियल लेके आऊंगा, हो सकता है उस टाइमिंग के लिए मुझे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाए, तो उस टाइम की इंटरेस्ट कैलकुलेशंस भी मुझे उसमें डिटेल्स देनी होगी। एस्केलेशन एंड कंटीजेंसीज की, यानी कि इसको मेरे को माल को लेने में और देने में क्या क्या और कॉस्टिंग फर्दर देनी पड़ सकती है। इसके प्रीलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस ये होते हैं कि अगर आपने ये स्टार्ट करना है, इससे पहले पहले जो एक्सपेंसेस आपके दिए हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फीस हो सकती है, आपको बैंक के लिए लोन अप्लाई करना है तो बैंक लोन की फीस हो सकती है, जो इसमें शुरू करने से पहले प्री डिटेल्स जो होती है, या किसी लीगल लॉयर की फीस हो सकती है, या किसी कॉस्ट अकाउंटेंट की फीस हो सकती है, वो डिटेल्स आपको इसमें देनी होंगी। फिर आपको देना होगा आपके वर्किंग कैपिटल के बारे में डिटेल्स कि आप इसमें अपना कितना रेशियो लगाने वाले हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो है आपके लैंड पर। अगर आपका लैंड रेंटेड है, लीज पर है, तो आपको उसकी लीज की डिटेल्स देनी होगी, रजिस्टर्ड लीज डीड, और उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। और अगर आपका लैंड आपका अपना परचेज है तो फिर आपको देनी होगी उसकी सारी डिटेल्स, यानी कि उस लैंड की अवेलेबिलिटी डिटेल्स, उसका क्या प्राइसेस आपने लिए हैं, उसके क्या लैंड डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो आपने पे कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। रेजिडेंशियल टू कमर्शियल अगर कराते हैं तो हम लोग एक कमर्शियल लाइसेंस यूसेजिंग फीस देते हैं, वो देनी होती हैं, या कोई स्टैंप ड्यूटी अगर आपने कोई दी हुई है, या कोई और गवर्नमेंट पॉलिसी उसमें दी हुई हैं। उसके बाद आप उस बिल्डिंग पर, उस लैंड पर अगर अपना कोई भी चीज बनाएंगे, यानी कि वेयर हाउसेज हो सकते हैं, आपके कोई पासेज हो सकते हैं, पार्किंग हो सकती है, उसकी डिटेल्स आपको उसमें देनी होगी। आपको एक आर्किटेक्ट एस्टीमेट देना होगा। फिर आपको उसमें टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी कि क्या वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है वहां पर करने के लिए। फिर आपको पूरी बिल्डिंग की एस्टीमेट कॉस्ट भी देनी होगी। नाउ वी अगेन कम बैक टू दी प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में हमारे को अब डिटेल्स देनी होगी कि कौन कौन सी प्लांट एंड मशीनरी की हमारे को क्या डिटेल देनी है, अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो चार्ट जो हमने पहले दिया था कि हमको इतने ऑपरेटिव के लिए हमारे को इतनी इतनी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। अब उसकी डिटेल्स दे रहे हैं कि ये हमने इस मशीन की यहाँ से कॉस्टिंग इसकी ले ली है, तो वो डिटेल्स हमारे को देनी होगी। फिर हमारे को सिलेक्शन ऑफ सप्लाईज, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आने वाला है और कहाँ पर हम अपना माल तैयार कर देने वाले हैं, इन सप्लायर्स की डिटेल्स भी हमारे को देनी होगी, सो दैट बैंक कैन असेस कि वो कितने कॉम्पिटिटिव हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू दी मार्केट। उसके बाद हमारे को सेम बैलेंसिंग ऑफ मशीन दोबारा से बताना पड़ेगा कि इसमें हमारे को बैलेंसिंग ऑफ मशीन के हिसाब से ली हुई है कि नहीं ली हुई है। इसके बाद हमारे को फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमारे को पे करनी है उसकी डिटेल हमारे को देनी होगी। और ये सारी डिटेल्स देते वक्त हमारे को इसमें 10% का प्रोविजन भी ऐड करके दिखाना होता है कि सपोज कीजिए कि मैंने कोई प्लांट एंड मशीन की कॉस्टिंग आज दे दी है कि वो मेरे को 1 लाख रुपए की आती है और बैंक मेरा लोन पास करता है, तो फर्दर इसमें प्रोसेस पास होते होते 1-1.5 महीना आ जाए, मे भी उस प्लांट या मशीनरी की कॉस्ट कुछ बढ़ जाए, तो 10% का हमारे को प्रोविजन ऐड करके देना होता है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ हमारे को एक एक रेशियो होती है 25:75, यानी कि 25% आपका मनी होता है, 75% बैंक फंडिंग देता है। ये एक एवरेज रेशियो होती है, ऐसा नहीं है कोई फिक्स होती है। किसी उस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपकी कम दमदार है या आपके प्रोजेक्ट आइडिया में कुछ दम कम है तो हो सकता है ये 40-60 भी चली जाए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी है तो ये हो सकता है 80-20 भी चली जाए, बट एक आइडल सिचुएशन होती है। तो इसमें अपना 25% के आपको मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देने होंगे कि आप अपने हिस्से का 25% कैसे कैसे देने वाले हैं। ये आपने कहां से कितना सिक्योर्ड लोन लिया है, कहां से कितना अनसिक्योर्ड लिया है, कहां से अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह से आपने उसमें पैसे लिए हैं और उनसे किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर पैसे लिए हैं। बैंक को ये जानना बहुत जरूरी होता है, और ना ही सिर्फ बैंक को, ये एज अ बिजनेसमैन आपको भी जानना जरूरी होता है। इसकी असेसमेंट आप करके रखते ही हैं। इसके बाद अगर आपको बनानी होती है प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट।
ये एक ओवरव्यू होता है पूरे प्रोजेक्ट का कि अब मैंने जो है प्रॉफिट जो मैं निकालूंगा वो कैसे कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मुझे सेम उस फ्लो चार्ट के तहत सेल्स पर डे निकाला है और हमारे को वर्किंग कैपिटल सॉरी नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर निकाले हैं। हमने अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकाली हुई है। हमारे को अपने जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो पूरी बतानी है उसमें। इस प्रोजेक्टेड सेल्स के साथ साथ हमारे को अपने कंपटीटर के भी कुछ बिल सप्लीमेंट में दिखाने होते हैं कि ये देखिए मैं इतना बना पाऊंगा। तो मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, ऐसे 2-3 कंपनीज और बना भी रही हैं। लास्ट में आता है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग देनी होगी कि रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेने वाले हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या क्या आपके कंज्यूमेबल हैं, कपड़ा आप कहाँ से ले रहे हैं। लेकिन कपड़े के साथ साथ आपको बटन भी लेने होते हैं, आपको कुछ और छोटे मोटे आइटम लेने पड़ सकते हैं कंज्यूमर्स। आप पावर एंड फ्यूल का आपके पास क्या बंदोबस्त है, उसके क्या चार्जेस होने वाले हैं, आप सैलरी और वेजेस जो देने वाले हैं वो कितनी देने वाले हैं, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो सकती है, और आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट की या मशीनरीज की इंश्योरेंस कॉस्टिंग क्या क्या होगी, आपकी इंटरेस्ट की डिटेल्स इसमें फिर से जाएगी। कुछ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि अगर आपने कोई माल तैयार किया है, मार्केट में आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको कहीं पर फ्री सैंपल भी देना पड़ता है, लेकिन वो कॉस्टिंग आपको कहीं ना कहीं तो दिखानी होगी। इसके बाद आपके आता है डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन यानी कि मशीनरी की डेप्रीशिएशन कॉस्ट। उसके बाद आपके आते हैं टैक्सेस। ये इस तरह से आपकी ना पूरी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जो कंपैरेटिवली 250 से 300 पेजेस की होती है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका आधार होता है आपके किसी भी लोन के लिए। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपका एक तरह से ब्रह्मास्त्र है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपकी अच्छी है तो कोई भी बैंक आपको कभी भी मना नहीं करेगा। ये जितनी सच्चाई पर होनी चाहिए उतनी ही सच्चाई पर इसको रखिएगा, ये ज़रूर काम आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी थी बट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और ज़रूर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और अगर आप कहीं से रिपोर्ट बनवाते भी हैं तो उनको क्रॉस चेक जरूर कीजिए क्या ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव डिटेल्स डालने के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा।